मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता की। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति विविधता से परिपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ भारत में विविधता हमें देखने को ना मिले। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की, तो भौगोलिक क्षेत्र में हमें विविधता देखने को मिलती है और भौगोलिक दृष्टि से भारत 5 भागों में विभाजित। 5 भागों में सबसे पहले आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं हिमालय की ऊंची चोटियां, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश जैसे दर्शनीय स्थल वहां देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है गंगा सिंधु का मैदान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गंगा नदी वहां पर देखने को मिलती है, सिंधु देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति वहां पर हुई है और इस क्षेत्र में कृषि पल्लवित और पोषित होती है। अनेक जड़ी बूटियां वहां पाई जाती हैं क्योंकि हरा भरा क्षेत्र है विभिन्न नदियों के कारण से। और कृषि के क्षेत्र में एक अपूर्व योगदान इन नदियों का हमें दिखाई देता है, क्योंकि जल है तो जीवन है और इन मैदानी इलाकों में जल भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद में तीसरा आता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और द्रविड़ सभ्यता यहाँ पर प्रधान है। यहाँ की मुख्य उपज कपास है। चौथा आता है राजस्थान का मरुस्थल, जिसे हम थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, जो उत्तर पश्चिम में विद्यमान है। पश्चिम में अरावली पहाड़ियां आती हैं और पानी की कमी से यहाँ खेती कम होती है। यह प्रदेश राजपूतों की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिण पठार प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र का तटीय मैदान हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण, मालाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदान भाग को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय भाग कहा जाता है। मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोवा, विशाखापट्टनम आदि बंदरगाहों के कारण भारत के व्यापारिक जो संबंध हैं वो बर्मा, सुमात्रा, जावा, अरब, ईरान, फारस आदि खाड़ी प्रदेशों से बने हुए हैं। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वर भी यहीं पर विद्यमान है। ये तो थी भौगोलिक विविधता। दूसरा आता है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय दृष्टि से भारत को 5 प्रजातीय समूहों में विभाजित किया गया है। वो 5 प्रजातीय जो समूह हैं वो इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, मुंडा, मंगोलिया कहलाते हैं। प्रजाति का अर्थ जिसमें कि हमें उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं कि ये कौन सी प्रजाति है। शारीरिक दृष्टि से जो रंग, कद-काठी, शारीरिक बनावट, उसके आधार पर प्रजातियों की पहचान होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है धार्मिक विविधता। धार्मिक दृष्टि से भी भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का है। और इसके अलावा जितने भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं,
चाहे वो जैन धर्म है या अन्य कोई भी पारसी धर्म है, सबके मानने वाले यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रत्येक धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म से संबंधित तीज त्योहार, पवित्र स्थल, पूजा स्थल पर जाने के लिए स्वतंत्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी को अपने अपने व्रत, त्योहार, उत्सव मनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर पीतांबर संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, तो मुस्लिम धर्म के अंदर भी शिया और सुन्नी देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी आप देखते हैं ब्रह्म समाज है, आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने मत का वो समर्थन करते हैं। उसके अलावा ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले संप्रदाय हैं, जिसमें कि प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य करने की, अपने तीज त्योहार मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर देखने को मिलती है। सभी लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर भी आ जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है भाषाई विविधता की। भाषा की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो भारत में विभिन्न भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। विभिन्न भाषाओं में जो भारत का संविधान है, उसकी 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 14 भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा जो विभिन्न भाषाएं हैं उनके अंदर भी अपनी अपनी बोलियां हैं। उसमें जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी उसके अंदर क्षेत्रीय भाषाएं जैसे अवधी है, ब्रजभाषा, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी, अनेक विविध बोलियां जो हैं वो सम्मिलित हैं। जातीय भाषाएं भी हैं जो कि सम्मिलित हैं और वैसे 227 भाषाएं जो हैं उनको मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस तरह से अगर अलग अलग भाषाएं होती हैं तो एक व्यवस्था बनाने में परेशानी पैदा होती है। तो इसके लिए मातृभाषा को जो है वो प्रभावी भाषा माना गया है। इसके अलावा मोटे तौर पर 544 बोलियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अनेक स्थानों पर प्रशासन को 2 भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इससे अव्यवस्था पैदा होती है तथा प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं भी पैदा होती हैं और एक क्षेत्र के लोगों में तनाव, संघर्ष भाषा के कारण से बना रहता है और ये संघर्ष जो होता है वो राष्ट्रीय मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, यानी एकता को खतरे में डालता है, क्योंकि लोग अपनी भाषा को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव में आने लगते हैं, जो कि राष्ट्र के लिए एक विकट समस्या बन जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता। संस्कृति का होता है लोगों के जीने का ढंग। जीने का ढंग में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, त्योहार, सभी चीजें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और भारत में जहाँ क्षेत्र की दृष्टि से विविधता में देखने को मिलती है, भाषा की दृष्टि से देखने को मिलती है, धर्म की दृष्टि से देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में संस्कृति का में विविधता होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि विभिन्न संस्कृति के लोग भारत के अंदर जब रहते हैं तो उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनकी कला, संगीत, विवाह प्रणाली सब कुछ अलग अलग देखने को मिलती है। हिंदुओं के अंदर विवाह किया जाता है वैदिक रीति के अनुसार, तो मुस्लिमों में निकाह पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो उनके अनुसार अपना जीवन यापन
करते हैं और विभिन्न रुचियां, प्रथाएं, रीति रिवाज हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जनजातीय एवं जातीय व्यवस्था, क्योंकि भारत विभिन्न जनजातियों का एक समूह है। एक जाति या एक जनजाति भारत के अंदर नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं और तकरीबन 300 जो जाति समूह हैं वो भारत के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और इन 300 जाति समूह में 70% से ज्यादा लोग गांवों में निवास करते हैं। ग्रामीण जो है वो एरिया है और ग्रामीण एरिया में एक परंपरावादी जीवन है, कृषि पर निर्भर है। हालांकि वर्तमान में हम देखते हैं कि जो ये परिवर्तन है कृषि से आधुनिकता की तरफ, कृषि से अन्य व्यवसायों की तरफ भी लोगों का रुझान होने लगा है और लोग अन्य रोजगारों की तरफ अग्रसर हुए हैं। खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी वो करने में अपने को हमें संलग्न देखने को मिलते हैं। उसके अलावा विभिन्न जो जनजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में भारत में निवास करती हैं। उसमें सीमा प्रांतीय क्षेत्रों पर रहती हैं। कुछ जनजातियां तो ऐसी हैं जो आज भी आदिम अवस्था में निवास करती हैं, लेकिन कुछ जो आधुनिकता के संपर्क में आ गई हैं उनका विकास जो एक जो समाज है उसके अनुरूप, समकालीन समाज के अनुरूप उन्होंने अपना विकास किया है। क्योंकि जनजातीय जो समूह हैं उनके पास आवागमन के साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं और वो सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण से उनका जो अवस्थाएं हैं वो आज भी आदिम प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा उड़ीसा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि विभिन्न इलाकों में ये जनजातियां निवास करती हैं और इनके खान पान, रहन सहन, वैवाहिक जीवन, रीति रिवाज में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो जनजातियां हैं वो सभी एक तरह से जीवन यापन करती हैं, उनका भी सभी जनजातियों का अपना एक नाम, अपना एक भौगोलिक स्थान, अपना रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग अलग होता है। उसके अलावा सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता का अर्थ है कि भारत में अगर हम देखते हैं तो कहीं हमें एक भाई परिवार देखने को मिलते हैं तो कहीं बहुविवाह भी देखने को मिलती है। यानी कि आज के इस युग में भी जहां एक विवाह को मान्यता प्राप्त है, बहुविवाह परिवार भी हमें देखने को मिलते हैं और उसके अलावा कहीं संयुक्त परिवार प्रथा है तो कहीं एकाकी परिवार की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। जो परंपरावादी परिवार है, जैसे गांवों में रहने वाले लोग आज भी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं और रह रहे हैं, लेकिन जो आधुनिकता या मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पर हमें एकाकी परिवारों का बाहुल्य देखने को मिलता है। इसी तरह से पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार भी वहां पर हमें दिखाई देते हैं। पितृवंशीय परिवार जहाँ पिता की संपत्ति का हस्तांतरण पुत्र को होता है और मातृवंशीय परिवार जहाँ माता परिवार की मुखिया होती है और वहां पर जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो माता से पुत्री को किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था भारतीय समाज में हमें दिखाई देती है। उसके अलावा अभिजात और जनसाधारण, भारत एक ऐसा देश है जहां एक इलीट ग्रुप, अभिजात वर्ग, उच्च वर्ग हमें देखने को मिलता है और एक ऐसा वर्ग भी जो भारत में जनसाधारण के नाम से जाना जाता है, जबकि अभिजात वर्ग का प्रतिशत कम है और जनसाधारण का प्रतिशत ज्यादा है। और अभिजात वर्ग सुविधा संपन्न वर्ग है, शिक्षित है, सभी सुविधाएं उसके पास में है, किंतु इन दोनों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, इन सब में हमें एक विविधता देखने को मिलती है। दोनों ही भारत के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन लोगों इन दोनों के ही जीवन स्तर में विविधताएं हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत एक विविधताओं से
परिपूर्ण देश है। उसमें चाहे भाषा की बात करें, चाहे हम रहन सहन की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें या भौगोलिक दृष्टि की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ भारत जो है, भारत की संस्कृति जो है, भारतीय समाज जो है वो विविधता से परिपूर्ण ना हो। धन्यवाद।